हेलो, एम ऑडिबल? तो हम लोग ने क्या क्या स्टेटमेंट देखा था? कॉची थ्योरम क्या कहता है? एक तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए था कि अगर कोई भी प्राइम किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का जी के पास एलिमेंट होगा और सब ग्रुप होगा। और उसके बाद जनरल क्या है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप हो और कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का उसके पास एक क्या होगा, एलिमेंट होगा। ऐसे ही अगर मान लो कोई पी रेस टू एम ये डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, तो जी के पास सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर पी रेस टू एम। तो ये अपने पास फर्स्ट साइलो थ्योरम है कि पी रेस टू एम अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो इस ऑर्डर का इसके पास एक सब ग्रुप होगा। ये अपने पास साइलो फर्स्ट थ्योरम है। या फिर p का कोई भी डिफरेंट पावर अगर ग्रुप को डिवाइड कर रहा है ना, तो p रेस टू उस पावर, जैसे मान लो अगर p रेस टू m1 ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, p रेस टू m2 ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो इन ऑर्डर के g के पास सब ग्रुप होंगे। जैसे मान लो ग्रुप के ऑर्डर को कोई p डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, पी क्यूब डिवाइड कर रहा है, या पी रेस टू के डिवाइड कर रहा है, तो इसके पास पी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, पी स्क्वायर ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, पी क्यूब ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, पी रेस टू के ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। तो ये अपने पास फाइलो फर्स्ट थ्योरम है कि जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है और उस ग्रुप के ऑर्डर को पी रेस टू एम डिवाइड कर रहा है तो पी रेस टू एम ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। तो ये अपने पास फाइलो का फर्स्ट थ्योरम है। अब इसके बाद किसी भी ग्रुप के पास किसी ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, इसके लिए अपने को साइलो का थर्ड थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। बट उसके लिए पहले एसएसजी क्या होता है, जिसको बोलते हैं साइलो सब ग्रुप। और साइलो सब ग्रुप होता क्या है, जैसे मान लो किसी ग्रुप को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख पाऊं, पी रेस टू के और क्यू वेयर जीसीडी ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1। मतलब दो अलग अलग प्राइम के फॉर्म में, पहले पी रेस टू की, तो ये प्राइम अगर नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। पी प्राइम होना चाहिए, क्यों कोई भी नंबर हो तब भी चलेगा, बट पी क्या होना चाहिए, इसमें से एक प्राइम होगा। और अगर एक भी प्राइम हो गया तब जीसीडी है। या फिर इन जनरल भी पी और क्यू कोई भी प्राइम नंबर अगर इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं, देन अब ध्यान दो, इसको प्राइम का कौन सा पावर डिवाइड कर सकता है। अगर इस फॉर्म में मैं ग्रुप को लिख पा रहा हूं तो इसका मतलब इसको पी रेस टू के डिवाइड करेगा, बट पी रेस टू के प्लस 1 डिवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्यू और जीसीडी, मतलब पी और क्यू का जीसीडी 1 है, तो क्यू के पास पी का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब पी रेस टू की अब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि ग्रुप के ऑर्डर को पी का कौन सा हाईएस्ट पावर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर पी रेस टू के डिवाइड कर रहा है तो पी रेस टू के प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो उस पी ऑर्डर के जो सब ग्रुप होंगे उसको हम लोग बोलते हैं पी एस एस जी। ठीक है, पी रेस टू के ऑर्डर का सब ग्रुप होगा और हम लोग उस सब ग्रुप को नाम क्या देते हैं, पी एस एस जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी ग्रुप ले लेता हूं जिसका ऑर्डर मान लो 24 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 24 को 2 रेस टू 3 8 ये। अब इसको कौन कौन से प्राइम डिवाइड कर रहे हैं, एक तो 3 डिवाइड कर रहा है इसको 24 को, और एक तो 2 रेस टू 3 डिवाइड कर रहा है। 3 का 2 पावर 24 को डिवाइड नहीं कर रहा है और 2 का 4 पावर 24 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब इसके पास 3 ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे और 8 ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे। तो जो 8 ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे उसको नाम क्या दे दूंगा मैं, 2SSG। और 3 ऑर्डर के जो सब ग्रुप होंगे उसको नाम क्या दे दूंगा मैं, 3SSG। ये क्लियर है सबको? क्योंकि 2 क्यूब ये हाईएस्ट पावर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, 3 ये हाईएस्ट पावर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है सबको ये? हाँ, अब ये इसके पास 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे,
8 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, n3 निकालते हैं। तो n3 क्या होगा, 1 प्लस 3k, ये डिवाइड करना चाहिए ग्रुप के ऑर्डर को, ठीक है। तो इसकी जितने भी पॉसिबिलिटी रहेंगे उतने नंबर ऑफ सब ग्रुप हो सकते हैं। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो उसके जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, जबकि और कुछ कंडीशन न गिवन है। ऐसे n2 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2k डिवाइड ग्रुप के ऑर्डर को, देयर k इज, ये कोई भी नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे p रेस टू k डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे कोई q रेस टू k1 और ये k2 डिवाइड कर रहा है, तो इसके पास n और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, n। तो ये इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ p से और इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, क्लियर है सबको ये। तो इन जनरल जो PSSG होगा तो NP इज इक्वल टू 1 प्लस PK डिवाइड करना चाहिए ग्रुप के ऑर्डर को। तो जो भी K अलग अलग चेंज करके देखेंगे कि 1 प्लस P कब डिवाइड कर रहा है, तो उतने नंबर ऑफ PSSG उसके पास होंगे, यानी कि उस ऑर्डर के उतने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। क्लियर है सबको। जैसे यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में ले लो, इसके पास 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, तो 1 प्लस 3k डिवाइड करना चाहिए ग्रुप के ऑर्डर को, चाहे ग्रुप के ऑर्डर का लिखो या फिर ये सिर्फ ये भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं k को 0 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, ये 1 डिवाइड कर रहा है, तो मतलब पॉसिबल क्या है इसके पास, 1 सब ग्रुप पॉसिबल है। ऐसे अगर मैं k को यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूं तो ये मेरे पास n3 1 भी आ सकता है, n3 क्या आ जाएगा, 4 भी डिवाइड कर रहा है। और कोई पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब इसके पास 3 ऑर्डर के एक सब ग्रुप भी हो सकते हैं और 4 सब ग्रुप भी हो सकते हैं। अब इसमें से कौन सा होगा ये अपने को नहीं पता है, ठीक है। 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको निकाल नहीं सकते जब तक कि ग्रुप के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन न दी हो। अब अगर मान लो ये वाला किसी तरीके से हट जाए, कैंसल हो जाए कि ये नहीं होगा, तो उस केस में इसके पास सिर्फ यही पॉसिबल है कि n3 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि जो 3 SSD है वो सिर्फ 1 हो। अगर ये हो गया इसका मतलब इसके पास 3 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर है सबको ये। अगर ये वाला केस आ गया तो इसका मतलब उसके पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, उसके पास 4 सब ग्रुप है और वो नॉर्मल नहीं होते। क्लियर है सबको ये। तो जिसके पास यूनिक PSSG होंगे उसी को हम लोग कहते हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर जिसके पास एक से ज्यादा PSSG है तो वो कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे और वो सारे एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट सब ग्रुप होते हैं। अभी तक हम लोग कॉन्जुगेट का डेफिनेशन नहीं देखे ना, तो वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। ये क्लियर है सबको यहाँ तक। हेलो, सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप उसको बोलते हैं जिसके पास सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, एक ट्रिवियल और एक खुद जी। मतलब H या तो फाई होना चाहिए या तो HG होना चाहिए। तो किसी भी ग्रुप के पास अगर 2 ही सब ग्रुप है, मतलब ट्रिवियल और एक तो नॉन प्रॉपर, बाकी इसके अलावा कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सिंपल ग्रुप। तो सिंपल ग्रुप मतलब जिसके पास सिर्फ एक तो ट्रिवियल ग्रुप और एक तो इटसेल्फ, खुद अगर यही 2 सब ग्रुप है, दैट मीन देयर इज अ नो नॉन ट्रिवियल एंड प्रॉपर सब ग्रुप, ऐसे ग्रुप को कहा जाता है सिंपल ग्रुप। अब सबसे स्टैंडर्ड सिंपल ग्रुप कौन से अपने पास, ऐसा कोई ग्रुप पता है जिसके पास सिर्फ 2 ही सब ग्रुप है या फिर 2 नॉर्मल सब ग्रुप है? ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड ग्रुप है जिसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप पॉसिबल है? नॉर्मल सब ग्रुप मतलब जिसके अंदर 2 कोसेट अगर मैं कोई भी ले रहा हूँ वो इक्वल आएंगे, ठीक है। या फिर जिसके सारे एलिमेंट G इनवर्स XG के फॉर्म में होंगे, या फिर जिसमें 2 राइट कोसेट का प्रोडक्ट भी राइट कोसेट आता है।
या फिर जिसका इंडेक्स 2 होगा, ये सारे नॉर्मल सब ग्रुप है अपने पास। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो उसके पास पॉसिबल सब ग्रुप कितने होंगे? सिर्फ दो ही होंगे। एक तो खुद एक ट्रिवियल आइडेंटिटी और एक तो इटसेल्फ। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है इसके पास। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा आइडेंटिटी और ये। अब ध्यान सुनो, जी अगर साइक्लिक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जी इज अबेलियन है, और अगर जी अबेलियन है तो इस केस में एच ए और ए एच इक्वल आते हैं। यानी कि जी अगर अबेलियन है तो राइट और लेफ्ट कोसेट दोनों सेम आ जाते हैं, इसमें अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं। तो अगर इसका मतलब जी अबेलियन ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप है वो क्या हो जाएंगे? नॉर्मल। तो साइक्लिक और अबेलियन के अंदर जितने भी सब ग्रुप है वो सब नॉर्मल होते हैं। तो इसीलिए अगर प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है तो उसके दो ही सब ग्रुप होते हैं और दोनों क्या होंगे? नॉर्मल। तो इसका मतलब जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप हैं, तो साइक्लिक ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है तो वो हमेशा सिंपल ग्रुप होगा। क्लियर है सबको? तो एक तो स्टैंडर्ड सिंपल ग्रुप कौन से हो गए? साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। इसके अलावा अगर मैं कोई भी साइक्लिक ग्रुप लूं वो कभी सिंपल नहीं होगा। ठीक है? प्राइम ऑर्डर के अलावा कोई सिंपल ग्रुप लेंगे तो वो सिंपल नहीं होगा। क्यों? उसके पास दो से ज्यादा नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। साइक्लिक है, उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे और उसके पास दो से ज्यादा सब ग्रुप होते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एसएन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसके अंदर। एसएन के अंदर एसएन एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास अगर मैं n को मतलब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड n इज नॉट इक्वल टू 4, इसके पास सिर्फ और सिर्फ तीन नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। एक तो आइडेंटिटी, एक तो an और एक तो खुद Sn। आइडेंटिटी और Sn ये दो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं हर एक ग्रुप के पास। an अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि an और Sn का इंडेक्स 2 आता है। ठीक है? क्योंकि इसका ऑर्डर n है, इसका ऑर्डर n/2 है, तो ये n कैंसिल होके क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर an Sn के अंदर हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि Sn जो है, वैसे इसको यहाँ पे हटा देंगे तब भी चलेगा, कि Sn जो है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए हर केस में कभी भी ये सिंपल नहीं होता। क्लियर है सबको? ये कैसे इसको बोलेंगे कि Sn इज नॉन सिंपल ग्रुप। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? पहली बात कि Sn कभी भी सिंपल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि Sn के पास एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है और वो क्या है? an। ठीक है? हेलो? तो एक तो ये याद रखना है कि an कभी भी सिंपल नहीं हो। सॉरी, Sn कभी भी सिंपल नहीं होगा क्योंकि इसके पास an एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब आते हैं an पे। an जो है ना, ये हमेशा सिंपल ग्रुप होगा। अगर मैं n को 4 छोड़ दूं तो ये हमेशा सिंपल होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप है, एक तो आइडेंटिटी और एक तो an। इसके अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप an के पास नहीं होता, n सिर्फ ये 4 को छोड़ के। ठीक है? S4 को छोड़ के अगर मैं कोई भी an ले रहा हूं तो an के पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, आइडेंटिटी और an। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि an हमेशा सिंपल होगा अगर n इज नॉट इज इक्वल टू 4 होगा। अब 4 के लिए अपने को थोड़ा इसमें क्यों नहीं होगा वो समझ लेते हैं। Sn अगर मैं S4 ले रहा हूं तो इसके पास पॉसिबल मतलब एलिमेंट कितने होंगे इसके? 24, 4 फैक्टोरियल ना, 6 4 24। तो इसके पास 24 एलिमेंट है और कौन कौन से टाइप के होंगे ये भी अपने को पता है। 1 2 3 4, 1 साइकिल, 1 लेंथ का साइकिल, 2 लेंथ का साइकिल, 3 लेंथ का साइकिल और 4 लेंथ का, और एक 2 लेंथ के आएंगे। तो ये टोटल अपने पास 5 पॉसिबिलिटी है। अब इसी का अगर क्लास इक्वेशन बनाना है तो अगर इसका क्लास इक्वेशन बनाना है ना तो क्या करते हैं, जितने भी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, साइकिल डिकम्पोजिशन है, वो एक क्लास बनाता है।
तो एक साइकिल डिकम्पोजिशन के अंदर 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आएंगे? सिर्फ एक ही आता है, आइडेंटिटी। 2 ऑर्डर के कितने होंगे? तो 4p2/2। 3 ऑर्डर के कितने, मतलब 3 लेंथ के कितने होंगे? 3p2/3। ऐसे 4 लेंथ के 4p2/4। अब ये दो दो आ गए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 टाइप के 0 है 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 टाइप के 0, 2 टाइप के 2, और 0 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा अपने पास 4 × 3 × 2 × 1, 2 का ये आ जाएगा 4 और ये 2, तो 4 2 कैंसिल यानी कि 3। तो ये अपने पास एक तो 1, 4p2 मतलब कितना आ जाएगा? 4 × 3, तो 2 × 3 6, और ये 3 2 जा 3 3 4p2 ना, 4p3, तो 4 × 3 × 2, 3 3 कैंसिल, 4 2 जा 8, और ये कितना आ जाएगा अपने पास? 4p4। ये क्या लिख रहा हूँ? 4p4 मतलब 1, अरे 4p4 मतलब 4 का फैक्टोरियल, तो 4 4 कैंसिल, 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल 6, और लास्ट में कितना आया था? 3। ये क्लास इक्वेशन बनते हैं। ये वो जिसका साइकिल डिकम्पोजिशन में रो ट्रांसफर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसमें 2 लेंथ का, इसमें 3 लेंथ के, इसमें 4 लेंथ के, और इसमें 2 2 लेंथ के। ठीक है, तो 24 हो रहा है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास इक्वेशन। ठीक है, ये क्लियर है सबको? मतलब एक साइकिल टिप, और ये सारे आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट होते हैं मतलब x और y को कॉन्जुगेट कब बोलेंगे? जब y को मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा, मतलब देयर g को जब मैं ऑपरेट करूंगा तो मुझे y मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब एक क्लास के अंदर आ जाते हैं। या फिर फॉर सम जी, एक एलिमेंट के लिए फॉर सम जी, ऐसे जितने भी कलेक्शन होंगे वो सारे एक क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो ये अपने पास 24 आ रहा है ना? अब ध्यान दो, तो ये तो अपने पास हो गए इसके क्लास इक्वेशन के बारे में। और S4 के बारे में क्या पता करना है? इसके पास सब ग्रुप के बारे में देखते हैं इसको। एक तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जितने भी इसके एलिमेंट हैं उसी का यूज करके साइक्लिक ग्रुप बना सकते हैं, बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट सब ग्रुप है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो अपने को पता है आइडेंटिटी, ठीक है, एक तो ये सब ग्रुप है। एक सब ग्रुप खुद S4 आ जाएगा और एक स्टैंडर्ड सब ग्रुप आ जाएगा A4। तो ये 3 सब ग्रुप अपने को पता है। इसके पास और एक सब ग्रुप है, और वो कौन सा है? V4। V4 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो एक तो आइडेंटिटी, और एक जो 2 2 लेंथ के है ना, ये टाइप के एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 2 3। इसको कहा जाता है V4, जो कि आइसोमॉर्फिक होता है क्लाइन 4 के। ठीक है, V4 क्लाइन 4, ये दोनों आइसो, मतलब वही चीज है, इसकी सारी प्रॉपर्टी सेम वैसी होगी जैसे कि क्लाइन 4 की। अब एक बात बताओ, अगर मैं इंडेक्स ले लूं A4 का और V4 का, A4 के पास कितने एलिमेंट है? नहीं, इंडेक्स नहीं आ रहा ना इसका। छोड़ जाना। तो ये क्या है? इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो V4 एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये A4 का भी नॉर्मल सब ग्रुप है और V4 S4 का भी नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और इसमें एक चीज, जो हम लोग इस टाइप का अगर सब ग्रुप लेंगे ना, आइडेंटिटी 1 2 या फिर आइडेंटिटी 2 3, ये टाइप के, ये जितने हैं ना, ये सब V4 के सब ग्रुप है। इससे मुझे ये बताना था कि H1 V4 का सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और V4 A4 का नॉर्मल सब ग्रुप है, बट इट डजेंट इम्प्लाई कि H1 A4 का नॉर्मल सब ग्रुप है। A4 के पास 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप, एक आइडेंटिटी, एक खुद A4 और एक तो V4।
तो A4 के पास 3 नॉर्मल सब ग्रुप आ गए, मतलब आइडेंटिटी और A4 को छोड़ के एक और नॉर्मल सब ग्रुप है V4। तो देयरफॉर A4 इज नॉट सिंपल। ठीक है, तो A4 सिंपल नहीं है, बाकी इसके बाद A5, A6, A7 कोई भी हो, सारे नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, बाकी इस नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कोसेट चेक कर सकते हैं हम लोग, इसका जो जितने भी कोसेट रहेंगे, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल आ जाएगा। तो ये क्लियर है सबको S4 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक मैप डिफाइन कर रहा हूं जी से लेके जी डैश तक, जो कि एक सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। सर्जेक्टिव मतलब इसका फाई ऑफ जी किसके इक्वल होगा, जी डैश के इक्वल होगा। मतलब जी डैश क्या है, फाई ऑफ जी का इमेज आ रहा है। देन अगर जी साइक्लिक है तो जी डैश साइक्लिक होगा, अगर जी डैश साइक्लिक है तो जी साइक्लिक होगा। अगर जी साइक्लिक है, इफ एंड ओनली इफ जी डैश इज साइक्लिक, इफ जी1 इज नॉट साइक्लिक देन जी डैश इज नॉट साइक्लिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हम लोग अभी देखे थे। हम लोग ने कौन सा रिजल्ट देखा था, फर्स्ट थ्योरम। होमोमॉर्फिज्म नहीं था, सिंपल था कि अंडर होमोमॉर्फिज्म किसी भी साइक्लिक ग्रुप का इमेज साइक्लिक होगा, अबेलियन ग्रुप का इमेज अबेलियन होगा। इनवर्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, इनवर्स के बारे में सिर्फ नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, सब ग्रुप के बारे में बोल सकते हैं कि अगर जी सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स इमेज भी सब ग्रुप होगा। बाकी साइक्लिक और अबेलियन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। तो जी अगर साइक्लिक है तो उसका इमेज भी साइक्लिक होगा। जी डैश, जी डैश इन जनरल ट्रू नहीं होता, एक्चुअल में इसमें इसने बोला है सर्जेक्टिव, इसके लिए ट्रू हो रहा है। अगर मान लो ये सर्जेक्टिव नहीं बोलता तब कहते हैं कि जी साइक्लिक है तो देन जी डैश साइक्लिक होगा, ऐसा रिजल्ट नहीं। ये तभी है जब सर्जेक्टिव मैप होगा। ठीक है, क्योंकि सर्जेक्टिव के केस में एफ ऑफ जी क्या होगा, जी डैश। तो जी साइक्लिक है तो उसका इमेज साइक्लिक होगा, बट उसका इमेज सर्जेक्टिव की वजह से क्या हो गया, जी डैश के इक्वल आ गया। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। क्लियर है सबको ये। इनवर्स के लिए सिर्फ सब ग्रुप के लिए रिजल्ट ट्रू है। जनरल लीनियर ग्रुप नहीं हुआ ना। देखो, दो मैट्रिक्स के भी सब ग्रुप होते हैं, हम लोग ने मैट्रिक्स का ग्रुप तो देखा ही है। देखो, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, इन जनरल मैट्रिक्स जो है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, उस पर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करते हैं जिसके बाद मैट्रिक्स का हम लोग ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट ग्रुप है अपने पास, एक जनरल लीनियर ग्रुप और एक होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर वो मैट्रिक्स लेते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब जितने भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे उनका कलेक्शन लेके हम लोग एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। किसके अंदर, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वो सारे एक ग्रुप फॉर्म करूंगा जिसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स होंगे सच दैट
जिनका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इसको डिनोट कैसे करते हैं, जीएल यानी कि जनरल लीनियर ग्रुप, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना n, और इस मैट्रिक्स के जो एंट्री होंगे वो कहाँ से होंगे, किसी फील्ड से होंगे। अब ये फील्ड क्या हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, ये फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ये क्यू भी हो सकता है, क्यू रॉट 2 भी हो सकता है, या फिर जेड भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जेड एक फील्ड है वेयर p इज अ प्राइम नंबर। ये फाइनाइट है, बाकी सब इनफाइनाइट है। स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ले रहे हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, यानी कि इसको लिखते हैं एस एल एन एफ, यानी कि n ऑर्डर के जिनका एंट्री फील्ड से आ रहा है स्पेशल लीनियर ग्रुप। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट ग्रुप है अपने पास मैट्रिक्स के अंदर, एक जनरल लीनियर ग्रुप जिसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स होंगे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंदर वो सारे मैट्रिक्स लेंगे जिनका डिटर्मिनेंट 1 है। तो ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। क्लियर है सबको ये। एडिशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन के अंदर तो इन जनरल भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के अंदर इसमें नॉन इन्वर्टिबल और एक तो डिटर्मिनेंट 1, इन दोनों के लिए एक ग्रुप फॉर्म करता है। ये क्लियर है सबको, जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप। अब इसमें अगर मान लो फील्ड मेरा फाइनाइट फील्ड है, यानी कि जेड से एंट्री आ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे। जैसे अगर मान लो मैंने एक जनरल लीनियर ग्रुप ले लिया n ऑर्डर का, और ये आ रहा है किसी fp से, fp मतलब zp फाइनाइट फील्ड से, तो कितने नंबर ऑफ, मतलब सॉरी, इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ऐसे ही स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंदर कितने होंगे, ये अपने को कैलकुलेट करना है, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जनरल लीनियर ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो आ जाता है अपने पास p⁻n, वेयर p जिस फील्ड से ले रहे हैं ना, तो वो p क्या होगा, माइनस p⁻n-1। ऐसे लास्ट में कहां तक जाना है, p⁻n से लेके p⁻n-1। ऐसे ही अगर अपने को स्पेशल लीनियर का निकालना है तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ उसको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप को डिवाइड करना है p-1। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट होंगे और स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। क्लियर है सबको ये। p⁻n-1 सॉल्व अप टू p⁻n-1, और इसमें क्या करना, सिर्फ p-1 से डिवाइड करना। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे छोटा वाला, मतलब n को भी मैं 2 ले लेता हूं, क्योंकि अगर 1 ऑर्डर का लेंगे और f को अगर मैं 1 ले लूंगा तब तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएंगे, वो आइडेंटिटी आएगा। तो n को भी 2 ले लेते हैं और p को भी 2 ले लेते हैं। मतलब मुझे क्या बनाना है, एक जनरल लीनियर ग्रुप बनाना है जिसमें n 2 आएगा और फिर 2, वेयर f2 के पास कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो 0 और 1। ठीक है, ये अपने पास GL2 हो गया। और ऐसे ही तो कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर बाय फॉर्मूले से, बोलो। अगर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, बोलो। p क्या है अपने पास 2, n भी 2 है। फॉर्मूला क्या था अपने पास, p⁻n, तो 2 का स्क्वायर से स्टार्ट होगा, 2 के 1 पावर और 2 का स्क्वायर -1, कितना आएगा ये, 4 - 2 और 4 - 1 तो 6। ठीक है, तो टोटल 6, 2 हाँ हाँ 2 ये फिक्स रहता है, p⁻n माइनस p⁻n-1, p⁻n-p⁻n-2 सॉल्व अप टू p⁻n-p⁻2, या फिर 1 लिखते हैं या फिर p⁻0 लिखो। ठीक है,
तो 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है। अब वो होंगे कैसे? देखो यहाँ पे अपने पास टोटल कितने बच रहे हैं यहाँ पे टोटल, अगर मुझे पुट करना है यहाँ पे फील्ड पे कितने एलिमेंट है, 0 और 1। तो हर एक स्पेस के लिए कितने पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है। इसके पास भी 0 1 है, इसके पास भी 0 1 है, इसके पास भी 0 1। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितने आ जाएंगे? इन दोनों का यूज करके कितने मैट्रिक्स बना सकता हूँ मैं? टोटल 2⁴ मैट्रिक्स बना सकता हूँ, 16। बट उसमें से अपने को क्या लेना, वही मैट्रिक्स लेने जिनका डिटर्मिनेंट 1 होगा। पहले तो वो हटा दो जिसमें सारे के सारे 0 होंगे। जिसमें 4 0 होंगे वो कभी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं आएगा। सेकेंड, जिसमें 3 0 होंगे उसको भी कैंसिल कर दो। 3 0 मतलब इस टाइप के। तो ऐसे कितने एलिमेंट बनेंगे? एक 0 होगा, ऐसे कितने एलिमेंट बनेंगे? तो सिर्फ एक ही बनेंगे, 4C0। ऐसे ही 3 0 होंगे, ऐसे कितने होंगे? 4C1, यानी कि सॉरी 4C1 कितना आ जाएगा? 4। ऐसे 2 0 होंगे और 2 1 होंगे, ऐसे कितने बनेंगे? 4C2। 4C2 कितना होता है? 4C2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 बनेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, 1 4 6 4 1। ये टोटल पॉसिबिलिटी 1 0 और लास्ट में एक भी 0 नहीं होगा। तो ये टोटल अपने पास ये सारी पॉसिबिलिटी। इस केस में तो क्या होंगे, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, सारे 0 है। जिसमें 3 0 होंगे वो भी 0 आएगा। 3 0 मतलब ये टाइप के आएंगे। और इसका पोजीशन चेंज करेंगे, एक बार 1 को यहाँ रखेंगे, एक बार 1 को यहाँ रखेंगे, एक बार 1 को यहाँ रखेंगे, एक बार 1 को, और हर बार इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो ये सारे मैट्रिक्स, 5 मैट्रिक्स तो मेरे निकल गए। अब इसमें से कौन से होंगे? अब ध्यान दो यहाँ पे, इसमें मैं अगर इस टाइप, अगर ये टाइप के रखूं तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। और ऐसे कितने बना सकता हूँ? टोटल 4 बना सकता हूँ। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों 1 को साथ में रख रहे हैं। एक साथ अगर मैं 1 को और 0 को रखूंगा और ऐसे 4 बनेंगे, 1 1 1, और ये सब डिफरेंट है ना, कोई भी इसमें सेम है, तो इनका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा। तो मतलब इस 4 में से 2 चले गए, अब बचे 2 मैट्रिक्स। और जिसमें सिर्फ एक 0 आ रहे हैं ना, इसका डिटरमिनेंट हमेशा नॉन जीरो आएगा। तो ऐसे कितने बन रहे थे अपने पास? 4। और जिसमें सारे के सारे 1 है, उस केस में भी डिटरमिनेंट 0 आएगा, 1 1 1। तो ये भी अपने पास, इसका भी डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब ये भी हट गया। तो बचे क्या, एक तो ये 4 और एक तो 2। अब इसमें कौन से बचे हैं? एक तो जो इसमें ये 2 1 रहेंगे, ये 0, या फिर ये 1 ये 2 0। और इसमें क्या करना है अपने को? सिर्फ एक ही 0 बनाना है। एक 0 बनाना है मतलब मैं 0 को यहाँ रखूंगा, बाकी सब 1। एक बार 0 को यहाँ रखूंगा, बाकी सब 1। एक बार 0 को यहाँ रखूंगा, बाकी सब 1 आ जाएंगे, 0 0 0 1 1। तो ये 6 मैट्रिक्स आ गए जिनका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है। ये 6 के डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ये 1, इसका डिटर्मिनेंट 1, इसका डिटर्मिनेंट -1, इसका डिटर्मिनेंट -1, इसका डिटर्मिनेंट 1, इसका डिटर्मिनेंट 1, और इसका डिटर्मिनेंट -1। सबके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो ये अपने पास 6, मतलब जो फॉर्मूला था उससे भी आ गया, और ये हम लोग ने एक्चुअल निकाल भी लिया इसको, ठीक है। स्पेशल लीनियर में भी 6 आ रहे हैं। अब एक बात है, स्पेशल लीनियर का फॉर्मूला क्या था? जिसका डिटर्मिनेंट 1 आना चाहिए। बट यहाँ पे तो 3 ऐसे मैट्रिक्स आ रहे हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, जबकि फॉर्मूले में कितने आ रहे थे? 6। क्यों ऐसा? हाँ, कोई बताएगा? हाँ, क्या हुआ? p-1। तो p की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा ना, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंदर भी कितने आएंगे? 6 आएंगे। बट यहाँ पे तो 3 आ रहा है। क्यों ऐसा? कोई बताएगा इसका रीजन?
या तो फॉर्मूला रॉन्ग है या तो ये रॉन्ग है। जल्दी बोलो। हम लोग फील्ड कहाँ से उठा रहे हैं? फील्ड के एलिमेंट कहाँ से हैं? F2 से। 0 और 1 इसके अंदर -1 है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 या 2 का सारा मल्टीपल मतलब 0 ना, इसमें मैं 2 ऐड कर सकता हूँ क्योंकि 2 का मतलब 0 होगा ना यहाँ पे। 2 4 6 सबका मतलब 0 है, और जितने भी ऑड है उसका मतलब क्या है 1। तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट 1 है, इसका भी डिटर्मिनेंट 1 है, और इसका भी डिटर्मिनेंट 1 है। मतलब इन सारे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट 1 है। क्लियर हुआ सबको ये? तो इसके पास स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंदर भी 6 मैट्रिक्स आएंगे, अरे मतलब 6 एलिमेंट आएंगे, और जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर भी 6 एलिमेंट आएंगे। क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो ये दो भी याद रखना। और एक तो ये मैट्रिक्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, Q/Z। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट ग्रुप होता है, और इसकी खास बात क्या है कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो कुछ इस फॉर्म के होंगे ना। इसका मतलब क्या होता है, ए जेड सच दैट ए बिलोंग्स टू क्यू। अच्छा, ए किस फॉर्म का होगा? अब ये P/Q के फॉर्म का होगा, इसी फॉर्म में। अगर एडिशन में रहेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अगर मैं एडिशन में ले रहा हूँ तो ये A+Z यानी कि इस फॉर्म से आ जाएगा। अब इसके पास कितने पॉसिबिलिटी है, P और Q कहाँ बिलोंग करेंगे, ये Z को बिलोंग करेंगे। अब एक बात बताओ, P को मैं कितना भी डिफरेंट ले लूं, जैसे Q से ज्यादा लूंगा ना तो फिर ये क्या आ जाएगा, P को अगर मैं Q+1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये फिर से इंटीजर आ जाएगा, तो इसके पास सिर्फ कितने बचेंगे 1। फिर 1 से लेके कहाँ तक जाएगा ये P, उसके बाद फिर से वही रिपीट होंगे। तो इसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, Q। क्योंकि Q से जैसे ही मैं एक एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q+K लिख सकता हूँ। तो वो Q से Q कैंसिल होके फिर कहाँ चले जाएगा, Z में चले जाएगा। तो इसके पास डिस्टिंक्ट कितने एलिमेंट बनेंगे, सिर्फ Q बनेंगे, और Q क्या है, एक फाइनाइट नंबर होगा। तो देयरफॉर Q/Z एक इनफाइनाइट ग्रुप है, और ये हमेशा एक इनफाइनाइट ग्रुप आता है। ठीक है, तो Q का अगर मैं कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप लूं तो वो एक इनफाइनाइट ग्रुप है, बट उसके सारे एलिमेंट के जो ऑर्डर है वो फाइनाइट होंगे। ये क्लियर है सबको? हम्म। तो इसमें तो एलिमेंट के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि अगर H एक प्रॉपर सब ग्रुप है Q+ का, तो वो हमेशा क्या आएगा, तो वो हमेशा इनफाइनाइट ग्रुप आता है। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर ये सब नहीं आएगा, हमेशा इनफाइनाइट ग्रुप आएगा। ये देखो, ये अभी हम लोग करके आए ना, G एक ग्रुप ऑफ इन्वर्टिबल 2x2 मैट्रिक्स ओवर द फील्ड Z2, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। तो G के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 6। वही है ना, ऑर्डर मैट्रिक्स का 2 है, और फील्ड के एलिमेंट कहाँ से ले रहा हूँ, Z2 से, तो 0 1। तो कितने एलिमेंट आए थे उसके पास, 6। अगर स्पेशल लीनियर भी होता तब भी कितने मैट्रिक्स आते, कितने एलिमेंट होते हैं, 6। क्लियर है सबको ये? अब ये देखो, इसमें क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एवरी सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। अच्छा, ये एक याद रखना, एक क्वाड्रेनियन ग्रुप होता है Q8। ठीक है, Q8 के अंदर जितने भी ग्रुप है, सॉरी जितने भी सब ग्रुप है वो सब नॉर्मल होते हैं। Q8 के जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ 1 -5 I -I J -J K और -K। ठीक है, ये इसके पास 8 एलिमेंट होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि I स्क्वायर करो, J स्क्वायर करो, K स्क्वायर करो, -1 होगा, और जब I और J को करेंगे तो उसका नेक्स्ट आता है। ऐसे J और K को करूंगा तो I आएगा। मतलब एक साइकिल में चलते, A J K। I को J के साथ करूंगा तो K आएगा, J को K के साथ करूंगा तो I, K को I के साथ करूंगा J। लेकिन अगर मैं उल्टा करूंगा K को J के साथ तो -I आएगा, I को K के साथ करूंगा तो -J आएगा। ठीक है, तो